नमस्कार दोस्तों। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना और वो लेसन आराम से देख सकते हो। और इस लेसन की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। आपको मेरे जितने भी नोट्स हैं जो मैंने अभी तक बनाए हैं वो वहाँ पे शेयर कर दिए हैं, और बाकी जितने भी लेसन की जो पीडीएफ है वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है किस प्रकार पृथ्वी पर बदलाव आता है, किस प्रकार प्लेटें गति करती है, इनके कारण से कौन सी क्रियाएं होती है, कौन सी रचनात्मक स्थलाकृतियां बनती है। ये इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि स्थलमंडलीय प्लेट क्या है। ठीक है, तो ये प्लेट क्या है? भूप्रपट्टी में क्या है, अनेक प्रकार की बहुत ही बड़ी और कुछ छोटी कठोर आकार, असमान आकार की क्या है प्लेटें हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती है। जैसे हमारी जैसे पृथ्वी गोल है ना, तो इस पृथ्वी पर अलग अलग क्या है, अलग अलग जैसे प्लेटें हैं। कुछ प्लेटें महाद्वीपीय है, कुछ प्लेटें महासागरीय हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर प्लेटें बनी हुई है। ठीक है, तो ये प्लेट होती है। तो प्लेट क्या होती है? प्लेट एक तरह से आप कह सकते हो कि एक टुकड़ा है, मतलब है ना, पृथ्वी का ऊपरी स्थलमंडल का एक टुकड़ा है जो कि गतिमान है। ठीक है, जैसे आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे, जैसे आपने देखा होगा कभी, ये दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका ऊपर हो गया, यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका हो गया आपका। और जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपका, यूरेशियन प्लेट हो गई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ कौन सी प्लेट होगी? प्रशांत महासागरीय जलीय प्लेट है। पूरी पृथ्वी किस में बटी हुई? प्लेटों में बटी है। आपने कभी सुना होगा कि वेगनर नामक विद्वान ने बताया था कि महाद्वीप और महासागर गतिमान है ना, प्लेटें गतिमान है, लेकिन उनको ये पता नहीं था उस समय कि इन गति का प्रमुख कारण क्या है। उन्होंने अलग कारण बताए थे, लेकिन आज हम यदि नए रिसर्च को देखते हैं, जैसे आपने प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत पढ़ा है कभी, तो उसमें क्या बताया गया है कि प्लेटें गति करती है, लेकिन उसका कारण क्या है? मैग्मा का चक्रीय प्रभाव उसका प्रमुख कारण है। दोस्तों आराम से इस चीज़ को समझना, कैसे प्लेटें गति करती है। आपने सुना होगा कि कभी कभी मतलब प्लेटें दो तीन प्रकार की होती है। एक अपसारी प्लेट होती है, यानी दो प्लेटें वहाँ से अलग होती है, नीचे से मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं ना। कभी पढ़ा होगा कि दो प्लेटें आपस में टकराती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कैसे होता है, क्या कारण है ऐसे, मतलब प्लेटों में गति क्यों होती है, उसका कारण हम जानेंगे। जैसे आप इस डायग्राम को देखना, ये सबसे ऊपर हमारा क्या है? ऊपरी क्रस्ट है ना, पृथ्वी की भूप्रपट्टी है ना। जैसे यहाँ पे कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जैसे पृथ्वी अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। ठीक है, सबसे ऊपरी वाला पार्ट क्या है इसमें? सबसे ऊपरी वाला पार्ट है इसमें क्रस्ट। ठीक है, एक बार दोबारा बनाते हैं। जैसे पृथ्वी की प्लेटों को हम देखें तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें बटी हुई है। सबसे, जैसे हम ऊपरी तौर पर देखें इसको, तो सबसे ऊपरी पार्ट हो गया क्रस्ट, आपका क्रस्ट है ना, क्रस्ट इस पर बना हुआ है। इसके अंदर आप जाओगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कल, मेंटल पढ़ा था, मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है ना वो दुर्बलता मंडल पार्ट है ना। ठीक है, मतलब इसमें अर्ध पिघलित लावा है। ओके, और बाद में इसका आ गया आपका लोअर मेंटल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आउटर कोर है, और अंदर ही अंदर क्या है? इनर कोर है। तो पृथ्वी की प्लेटें ऐसी हैं दोस्तों, जिसमें से हमने कल देखा था कि इसमें से दो जो प्लेट है ना आपकी, दो प्लेटें क्या है? जैसे यहाँ पे ये प्लेट आप देखना जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, यहाँ पे ये अर्ध पिघली दिशा में, यानी यहाँ पे काफ़ी लावा अभी भी है। और एक है जो आपका ऊपरी मेंटल है ना, उसका एक पार्ट क्या है? ये भी क्या है? अर्ध पिघलित लावा की तरह है। देखो, दो चीज़ें आप समझ गए होंगे यहाँ पे, कि दो प्लेटें यहाँ पे हम देख रहे हैं। आप इसमें जो मैंने ब्लू कलर किया है इसमें, एक तो मतलब आउटर कोर हो गया आपका, एक हो गया ऊपरी मेंटल, जो है उसका पार्ट है, दुर्बलता मंडल इसको बोलते हैं ना, जो ब्लू में मैंने कर रखा है। अब इसको आप समझने की कोशिश करना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, मतलब ऊपरी हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है ना, आप स्थलमंडल बोल सकते हो इसको, ऊपरी ऊपरी जो है। नीचे से क्या होता है, जहाँ से मैंने ये बताया था ना ब्लू है, तो इसमें से क्या होंगे? हॉट प्लूम्स से जैसे होंगे, इसमें थोड़ा सा अलग कलर रहते हैं। जैसे इसमें हॉट प्लूम्स ऊपर उड़ते हैं ना। ऊपर कैसे उड़ते हैं? आप जानते हो कि इसमें आंतरिक रूप से काफ़ी विस्फोटक यहाँ पे होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ है। इसके अलावा ये गर्म जो होती है, उष्मा वगैरह वाष्प जो होती है ना, गैसें, सब ऊपर उड़ती है। और ऊपर आने पर क्या होता है, जो ऊपरी चट्टानें हैं ना, उनको पिघलाते हैं, और ये दुर्बलता मंडल से मिल जाते हैं। तो दुर्बलता मंडल का लावा भी ऊपर उड़ता है। दोस्तों इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हॉट प्लूम्स। हॉट प्लूम्स बोलते हैं इनको, है ना, हॉट प्लूम। हॉट प्लूम्स का मतलब होता है ये जो गर्म लावा होता है ना, वो ऊपर की ओर संचरण करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका हो गया, इसको समझना आप एक बार, यहाँ पे मतलब आउटर कोर है, तो सॉरी इनर कोर है, और इसके चारों ओर क्या है? आपका आउटर कोर है। आउटर कोर में क्या है? पिघला हुआ मैग्मा है। फिर उसके बाहर क्या है? यहाँ पे आपका लोअर मेंटल है। ठीक है, लोअर मेंटल स्थल मतलब ठोस है। और ऊपर जैसे ये हो गया अपर मेंटल, तो अपर मेंटल का ऊपरी जो पार्ट है ना, वो क्या है? अर्थ पिघली दिशा में। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा फिर?
जैसे ये लावा ऊपर वाले से मिलेगा ना, जैसे ये लावा इस तरह ऊपर उठता है और जो आंतरिक चट्टानें होती है ना उनको पिघला देता है, और बाद में जो दुर्बलता मंडल का लावा इससे मिलके ये भी ऊपर की ओर आता है। ठीक है, अब देखो ये जो लावा क्या करेगा, ये संचरण करेगा इसे ना, गोल रूप से संचरण करेगा। ठीक है, ऐसे संचरण करेगा, मतलब घूमता रहेगा ये। ठीक है, ये संचरण कर रहा है। देखो बार बार जब ये लावा क्रस्ट पर टकराएगा ना आके, है ना, तो एक समय आएगा क्रस्ट जो है ना टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्रस्ट टूटा, तो जहाँ से क्रस्ट टूटा तो लावा क्या करेगा, ऊपर बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ पे जो प्लेटें गति करेगी, कौन सी प्लेटें होगी यहाँ पे, अब सारी प्लेटें होगी जो गति कर रही है। तो एक चीज़ नोटिस करना आप इस डायग्राम से, आप यदि समझ पा रहे हो मुझे, तो एक चीज़ को महसूस करना कि किस प्रकार जो हॉट फिल्म्स होता है, जो आंतरिक जो मेग्मा होता है या लावा होता है ना आपका, मतलब मेग्मा जो होता है वो आंतरिक चट्टानों को पिघला के जो ऊपरी क्रिस्टल है उसको तोड़ के गति प्रदान करता है। देखो बाहर निकला ना, यहाँ पे गति प्रदान करेगा। तो ये अपसारी सीमा का एग्जाम्पल हो गया कि दो प्लेटें यहाँ से क्या हो गई, अलग हो गई, और आंतरिक लावा क्या करेगा, ऊपर बाहर निकल रहा है। ये आशा करता हूँ समझ में आएगा। दोबारा कोशिश करते हैं। जैसे ये पृथ्वी का क्रस्ट है, ठीक है, इसको पृथ्वी का क्रस्ट मानो। अंदर से जो हॉट फिल्म्स होते हैं ना, लावा मेग्मा जो भी है, वो क्या करते हैं, चक्रीय प्रवाह करते रहते हैं। ठीक है, चक्रीय प्रवाह करके बार बार आके इसको कमज़ोर करते रहते हैं। जैसे ये प्लेट है ना, ये प्लेट बाद में कमज़ोर होके टूटने लग जाएगी। जैसे यहाँ पे ये प्लेट है, ठीक है, जो क्रस्ट है हमारा, यहाँ पे बार बार इस पर टकराहट होगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने पर ये जो हॉट फिल्म्स होते हैं ये चक्रीय प्रवाह भी करते हैं ना। ठीक है, गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गोल गोल घूमते रहते हैं और बाहर भी निकलते हैं। आपके महासागरीय कटक वगैरह बनते हैं या ज्वालामुखी पर्वत भी इनसे बनते हैं। तो ये क्रियाएं होती है। ठीक है, कि क्या कारण है, प्लेटों की गति का कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर मेग्मा का चक्रीय प्रवाह। इसी कारण प्लेटें गति करती है, अब सारी सीमा बनती है। फिर दो जो बाउंड्री आपस में टकराती है तो अभी सारी सीमा बनती है। ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझते हो इस चीज़ को, तो आप एक काम कर सकते हो कि कमेंट करना कि ये समझ में चीज़ें नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, जब 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में ये टॉपिक आएगा प्लेट विवर्तनी की, वहाँ पे बड़ा बड़ा रूप में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको मैं ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे ये सामान्य चीज़ है, इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, पृथ्वी का रूप लगातार बदलता रहता है। इसके पीछे अनेक अंतर्जनित व बहिर्जनित बल कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर गतियां कैसे होती है, अभी हमने बात की थी। प्रमुख रूप से गति का कारण क्या हो गया, जो आंतरिक जो मेग्मा है ना, वही प्रमुख रूप से कारण है। जैसे यहाँ पे दिया होगा कि आंतरिक जो बल है, कौन सा बल है, एक आकस्मिक बल होता है, एक होता है पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल को सामान्य भाषा में ये समझ सकते हो, ऐसा बल जो धीरे धीरे कार्य करता है, जिसके कारण पृथ्वी का रूप परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं पटल विरूपण बल। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियों के दो प्रमुख कारण है। सबसे प्रमुख कारण तो क्या हो गया कि मोटा मोटी जो समझ में आया आपके, कि पृथ्वी के जो आंतरिक जो मेघमा है ना, उसका चक्रीय प्रवाह होता है ना। चक्रीय प्रवाह होने के कारण क्या होती है, प्लेटें गति करती है। ठीक है, अब उसके साथ जुड़ी हुई चीजें कौन सी है, जैसे आंतरिक बल हो गया। आंतरिक बल में एक आकस्मिक बल है, एक पटल विरूपण बल है। तो आकस्मिक बल में जैसे भूकंप आता है, भूकंप कैसे आएगा, अभी हमने बात की थी, जब दो प्लेटें अलग होती है या दो प्लेटें टकराती है, जैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कुछ प्लेटें अलग होगी, जहाँ से हॉट फिल्म्स बाहर निकलते हैं या मेग्मा बाहर निकलता है, दो प्लेटें अलग होगी तो इसको अपसारी बोलते हैं। जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती है ना, आपस में टकराएगी, तो वहाँ पे क्या बनेगा, टकराहट होगी तो कंपन होगा, तो उसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। ज्वालामुखी इसमें आती है, जहाँ पर मतलब ये संभावना बनती है कि ज्वालामुखी, एक तो ये हो गया कि दो प्लेटें जब अलग होती है तो आंतरिक मेग्मा बाहर निकलता है, एक तो ये कारण हो गया। एक कारण ज्वालामुखी का ये भी होता है कि जब एक प्लेट ओशियन प्लेट हो ना, ठीक है, एक प्लेट ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियन प्लेट है, तो ओशियन प्लेट क्या करेगी, भारी है, तो ये क्या करेगी, सबडक्ट करेगी, नीचे डूबेगी, और ये कौन से जोन में चली जाएगी, मेग्मा वाले जोन में या दुर्बलता मंडल में चली जाएगी, और यहाँ से फिर पिघलेगी, और वापस इसमें क्या होगा, विस्फोट होगा, विस्फोट होकर ज्वालामुखी फूटेगा। तो ज्वालामुखी के अलग कई कई कारण है कि यहाँ पे एक तो ओशियन प्लेट होगी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा दी, ज्वालामुखी फूट रही है। एक ये होता है कि जब दो प्लेटें आपस में अलग हो रही है तो नीचे से ज्वालामुखी निकल सकती है, तो ये ज्वालामुखी के कारण होता है। तो भूकंप पे आते हैं, वहाँ पे जब आपस में टकराते हैं, जब दो प्लेटें टकराती है तो यहाँ पे भूकंप भी आएगा। जब दो अभिसारी सीमा में दो प्लेटें टकराएगी तो वहाँ पे भी भूकंप आएगा। और भूस्खलन आप जान, तो भूस्खलन में क्या होता है, भूस्खलन में भी ये क्रियाएं काम करती है कि कहीं मतलब अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो आता है तो वहाँ पे भी भूस्खलन की घटनाएं घटती है। तो भूस्खलन में मुख्य रूप से ये घटनाएं भी होती है, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी घटती है। जैसे हाल ही में उत्तराखंड में जो ग्लेशियर की घटनाएं हुई है, वहाँ पे भी भूस्खलन की समस्याएं देखने को मिली थी। इसके अलावा जो पर्वत निर्माणकारी बल है ना, ये एक निरंतर रूप से काम करने वाला बल है। जैसे लगातार आप जानते हो कि प्लेटों की गति होती है और प्लेटों के किनारों पर लगातार ऐसी रचनात्मक क्रिया होती है जहाँ पर पर्वत निर्माण की घटनाएं होती रहती है। ठीक है, इसको आगे बहुत ही बड़े स्तर पर हम 11वीं की क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बहिर्जनित बल है ना, बहिर्जनित बलों में क्या होगा, आपका अपर्दन और निक्षेपण होगा। अपर्दन से क्या होता है, जैसे चट्टानें अपने स्थान पर टूटती है उसको तो बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय के बाद में होता है अपर्दन। अपर्दन में क्या होता है, फिर परिवन होगा, मतलब जो भी मलबा होगा ना, उसका अपर्दन कौन करेगा,
पवन, हिमानी आदि के द्वारा इसको परिवहन किया जाएगा और फिर वो मलबा एक जगह जाकर क्या होगा, निक्षेपित होगा, यानी वहाँ पे जम जाएगा। तो ये घटनाएं घटती रहती है। और इनमें कौन भूमिका निभाता है? नदी और बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद आदि के द्वारा ऐसा होता रहता है। यानी आप इसको सिंपल देखो समझ सकते हैं कि जैसे कोई ये स्थल है हमारा, ठीक है, इस स्थल पर क्या होता है कि जैसे अभी मैदान है, लेकिन जैसे ही आंतरिक बल इस पर कार्य करेंगे, है ना, तो यहाँ पर सपोज करो आप, यहाँ पे एक बन गया, पर्वत बन गया, ठीक है। अब जैसे ही पर्वत बना है तो इस पर ये बाह्य बल काम करेगा। अब लगातार इस पर हवा, पानी, हिमानी आदि का दबाव होगा, तो क्या होगा, ये मलबा परिवर्तित होगा फिर बाद में और एक जगह जाके जमने लग जाएगा। फिर आगे एक समय जब आएगा तो वापस समतल हो जाएगा, यानी जो पर्वत था वापस किस में बदल गया, एक समतल जमीन पर बदल गया उसके रूप में। वहाँ पे जितने भी अपरदनकारी घटना थी वो उन्होंने क्या कर दिया, स्थल का पूरा रूप परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे स्थल रूपों का विकास लगातार चलता रहता है। वो किसका परिणाम है? आप इसको मान सकते हो कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के समानुपाती फोर्स का परिणाम है। आगे जैसे ये है कि ज्वालामुखी क्या होती है, जो तो ज्वालामुखी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी कैसे आती है। जैसे ये हमारी क्रस्ट है ना, पृथ्वी का ऊपरी जो पार्ट है क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होते हैं, हॉट प्लूम्स ऊपर उड़ते रहते हैं और ये चक्रीय प्रवाह करते रहते हैं, इनको हॉट प्लूम्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में मेंस में आया हुआ है। हॉट प्लूम्स क्या है, मतलब किस प्रकार ये जुड़ा हुआ है ज्वालामुखी, या मतलब किस प्रकार ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका, इसमें हमने पढ़ा कि अपर मेंटल पार्ट है। अपर मेंटल पार्ट यानी अर्धपिघलित दशा में है, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो आउटर कोर है वहाँ से भी जो मैग्मा कंटिन्यू ऊपर आता रहता है, ठीक है। जो एनर्जी है ना उसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जो गर्म और वाष्प जो होती है ना वो हल्की होती है और वो ऊपर की ओर संचरण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार कार्य होगा तो क्या होगा, इन प्लेटों की जो गति होगी, इधर जैसे गति हो गई, ठीक है, तो यहाँ से ज्वालामुखी बाहर आ सकती है। जैसे इसमें कहाँ पर आता है, ऐसी घटना कहाँ पे घटती है, आपने अटलांटिक महासागर में कटकों का नाम सुना होगा, जहाँ पे दो बाउंड्री यानी अपसारी सीमा, मतलब इसको डाइवर्जेंस जोन बोलेंगे ना, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है, तो वहाँ पे लगातार कटकों का निर्माण हो रहा है और नई मतलब चट्टानें बन रही है, तो ऐसा घटना घटती है। और इसके अलावा ज्वालामुखी कैसे हो सकती है, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाली प्लेट होगी यानी स्थल वाली प्लेट होगी, और दूसरी प्लेट कौन सी हो जाती है आपकी, जल वाली प्लेट हो जाती है। तो जल वाली प्लेट क्या होती है, भारी होती है, जिसके कारण वो सबडक्ट करेगी और वो इसी जोन में चली जाएगी जो आपका दुर्बलता मंडल वाला जोन है ना, इसलिए पिघल जाएगी। पिघल के फिर क्या होगा, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होगा। तो ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं। एक तो जहाँ पे बाउंड्री विपरीत दिशाओं में गति करती है, तो वहाँ से नीचे का जो मैग्मा होता है वो लावा के रूप में बाहर आता है, कटकों का निर्माण होता है। एक ज्वालामुखी होती है जब जल वाली प्लेट भारी होकर नीचे सबडक्ट करती है, तो फिर एक ऐसे जोन में जाकर जहाँ से पिघलती है, पिघलने के बाद में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है। ये घटनाएं कहाँ पे हो रही है, प्रशांत महासागर में ये लगातार घटनाएं हो रही है। इसका एग्जाम्पल प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल अटलांटिक महासागर की जो आंतरिक कटक है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक ज्वालामुखी हॉट्स तीन प्रकार से ज्वालामुखी हो सकती है मुख्य रूप से। एक ज्वालामुखी होगी जहाँ पे दो बाउंड्री मिलती है, एक कॉन्टिनेंटल और एक होगी आपकी ओशियन। एक होगी जहाँ पर दो बाउंड्री अलग हो रही है, यानी इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस हो रहा है। एक होता है कि हॉटस्पॉट होता है। आप कभी हॉटस्पॉट का नाम सुना होगा, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट वो होता है जैसे ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है। और अभी हमने बात की कि जितने भी ये ज्वालामुखी मैग्मा वगैरह उसका स्रोत क्या है, आपका दुर्बलता मंडल है, ठीक है। दुर्बलता मंडल से मान लो सपोज करो एक पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू एक पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ से लगातार ना मतलब ज्वालामुखी निकलती रहती है, इसमें कोई बाउंड्री वगैरह भूमिका नहीं निभाती। या अब आप ऐसा कर सकते हो, आपने पानी वाला ट्यूबवेल देखा होगा, ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं ना, तो ये कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ से ज्वाला बाहर लगातार मैग्मा जो होता है, लावा जो होता है, बाहर निकलता रहता है। इसको बोलते हैं ज्वालामुखी हॉटस्पॉट बोलते हैं इसको, ठीक है, हॉटस्पॉट। और ये विश्व में कहाँ कहाँ एग्जाम्पल यदि आप इसका देखना चाहो तो विश्व में एक तो हवाई द्वीप इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा आप हिंद महासागर में देखना रीयूनियन द्वीप, इसके बड़े एग्जाम्पल है। हवाई द्वीप और रीयूनियन द्वीप किसके एग्जाम्पल है, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने कहाँ देखा, हमने क्या देखा कि तीन प्रकार की ज्वालामुखी हमने देखी है, ठीक है। और 11वीं क्लास में और इसको विस्तृत से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ज्वालामुखी क्या है, कि भूपर पट्टी पर खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये ज्वालामुखी, अभी हमने समझा कि ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है। तो वहाँ पे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने बताया कि
जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है तो वहाँ से ज्वालामुखी निकलेगी तो कटका का निर्माण होगा। दूसरा हमने बताया बताया कि जब दो बाउंड्री आपस में टकराती है जिसमें से एक बाउंड्री ओशियन वाली हो तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा या ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जैसी प्रशांत महासागर की घटना होगी। एक होगा कि एक लगातार एक पाइप से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखना एक पाइप लगातार जुड़ा हुआ है, कंटिन्यू यहाँ से ज्वाला बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी रीयूनियन। और हवाई द्वीप में ऐसी घटनाएं होती है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को एक बार देखना थोड़ा सा। ठीक है, इसमें देखो लगातार, इसमें ये मेंटल वाला पार्ट है, दुर्बलता मंडल से लगातार ज्वालामुखी ऊपर की ओर आती है। ठीक है, दिखाई गया इसमें। क्रेटर क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी का जो मुख होगा वो क्रेटर होता है, क्रेटर। और गैस और राख इससे लगातार निकलती हैं, वाष्प से निकलती हैं, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी जब उत्खनन या उद्गम होता है ज्वालामुखी का, या मतलब विस्फोट होता है, तो उसमें कौन कौन सी गैसें निकलती है। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार यूपीसी प्रीलिम्स में आया हुआ है। ये ध्यान रखना है कौन कौन सी अलग अलग गैसें हैं, राख वगैरह है, या बड़ा विस्फोट होता है तो मतलब क्या घटनाएं हो सकती है। मतलब जैसे एरोसोल जो होता है ना, आसमान में छा सकता है। एरोसोल आसमान में छाने से क्या होगा, फिर पृथ्वी पर जो सूर्य प्रकाश नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा ये कंडीशन हो सकता है कि टेम्परेचर कम होने लगता है। ऐसी घटनाएं भी घटती है। ऐसा कुछ ना आ सकता है कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है ना। तो पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब जब बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट हुई है ना, उस समय मतलब छोटा जो हिमयुग है वो आया है ना, इतिहास में ऐसा कहा जाता है। अभी भी मतलब जैसे मतलब इंडोनेशिया वगैरह वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं लगातार, तो आप वहाँ पे देखना आसमान में काफ़ी ज़्यादा मतलब राख और विस्फोटक जो सामग्री है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसा आप बता सकते हो। इसके अलावा अगला है भूकंप। तो भूकंप कैसे पैदा होता है, तो हमने जैसे अभी बात की कि जैसे दो प्लेटें हैं। ठीक है, जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, यहाँ पे प्लेटों में कंपन होगा, स्थल पर कंपन होगा, तो इसके कारण भूकंप आ सकता है। एक प्लेट जैसे इसमें कॉन्टिनेंटल है, दूसरी प्लेट क्या है, ओशियन है। ठीक है, ओशन वाली है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से विस्फोट होगा, ज्वालामुखी फूटेगी, ज्वालामुखी बन सकती है, तो इसके साथ भूकंप भी आएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, और कारण भी हो सकते हैं कि जैसे भूकंप के दो मुख्य कारण तो ये हमने पढ़ लिया कि जैसे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में वो भी टकरा रही है। ठीक है, कई बार जब प्लेटें अलग होती है ना, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है, तो भी हल्के भूकंप यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, और मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप है ना, उसके कारण क्या है, आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ही है, उससे आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, आगे जैसे इसमें हम देखेंगे जैसे कि प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन जो होता है वही भूकंप है, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वही भूकंप है। यहाँ पे बॉक्स में देखना कि यहाँ पे दिया गया है कि भूकंप को कैसे मापते हैं, इसमें दिया हुआ है रिएक्टर स्केल पर उसको मापते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके आराम से, या जो पीडी फाइल में टेलीग्राम पे सेंड करूँगा, आराम से इसको जूम करके पढ़ना, बहुत अच्छे से आराम से इसमें यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा भूकंप उद्गम केंद्र क्या है, ठीक है, फोकस क्या है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और कहीं भी जैसे भूकंप पैदा होता है जहाँ पे है ना, उसको बोलते हैं भूकंप मूल बोलते हैं, या भूकंप केंद्र बोलते हैं, या फोकस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो भूपट्टी के नीचे वही स्थान जहाँ पर कंपन आरंभ होता है वो क्या होता है आपका भूकंप उद्गम केंद्र। और दूसरा है अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। सबसे पहले जैसे यहाँ से एनर्जी पृथ्वी के स्थल पार्ट पर आती है ना, जैसे यहाँ पे आई ना, या यहाँ से रिलीज हुई तो यहाँ पे टकराई। ठीक, तो ये इसका होता है अधिकेंद्र। ठीक है, समझ गए इस बात को कि अधिकेंद्र क्या होता है, उद्गम केंद्र के बिल्कुल मतलब ऊपर होता है, उसके निकटतम स्थान होता है जहाँ पर भू सतह पर सबसे पहले जो आपका जो कंपन होता है वो इसका अधिकेंद्र होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली ये ऐसा होता है कि जैसे कहीं भूकंप पैदा होता है तो वहाँ पे सबसे पहले एक पी तरंग पैदा होगी। जैसे ठीक है, सबसे पहले पी तरंग ऐसे वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल एक तरंग पैदा होगी, पी तरंग, जिसको प्राथमिक तरंग बोलते हैं। फिर उसके साथ ही एक एस तरंग पैदा होती है जो ऐसे चलती है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में जहाँ पे मिलती है ना, पी और एस तरंग, वहाँ पे अधिकेंद्र बनता है। और जहाँ पे अधिकेंद्र होता है वहाँ से फिर ऐसे सर्कुलाकार मतलब गोलाकार क्या होता है, एक तरंग रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं आप धरातलीय तरंग। ठीक है, ऐसा कारण होता है। जैसे एक बार आप इस मैप में देखना एक बार, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, सबसे पहले यहाँ पे भूकंप पैदा हुआ। ठीक है, तो अधिकेंद्र देखो इसमें यहाँ दिखाई गया है। ठीक है, तो पी तरंग ऐसे रिलीज होती है। ठीक है, पी तरंग मतलब अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तरंग आपने पढ़ी होगी कभी कि भूकंपीय तरंग देखो इसमें यहाँ पे दी हुई है, 3 प्रकार की होती है। पी तरंग होगी यानी एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी एस तरंग होगी अनुप्रस्थ तरंग, और लास्ट में है एल तरंग यानी धरातलीय तरंग, पृष्ठीय तरंग। फिर इससे रिलीज होगी एस तरंग। ठीक है, एस तरंग यहाँ पे आ गई, और यहाँ से फिर देखो सर्कुलाकार, ये कौन सी तरंग है, धरातलीय तरंग है। तो भूकंप में ये होता है कि जो धरातलीय तरंग होती है ना, ये सबसे खतरनाक होती है, और यही अपनी जो इमारतें हैं या जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गिराने का काम करती है। ठीक है, तो ये शब्द आप समझ गए होंगे, यहाँ से आसान आसान भाषा में बताया गया इनको
कि भूकंप उद्गम केंद्र क्या है, अधिकेंद्र क्या है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि होती है, ये ध्यान रखना है। ये फैक्ट ऐसे प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो भी कम होती चली जाती है। आगे जैसे मुख्य स्थलाकृतियाँ की अभी ये चैप्टर में पढ़ रहे थे, कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, किन के कारण बनती है, उसके बारे में बताया गया है। तो पृथ्वी की दर्शक भूमि पर अपक्षय व अपरदन द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये घटना लगातार चलती रहती है। आप जानते हो कि जैसे कोई पर्वत है तो वहाँ पर वर्षा होती है, तो या हिमानी बर्फ गिरती है, तो लगातार उस पर क्या होता है, घर्षण की क्रिया होती है, अपरदन होता है, अपक्षय होता है और वहाँ से निक्षेपण होता है। तो इन घटनाओं के कारण कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो नदी के द्वारा जैसे बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती है। आप जानते हो कि नदी किस प्रकार, जैसे जहाँ से जैसे पर्वत से नदी निकलती है तो वहीं से मतलब नदी क्या करती है, अपरदन करने लगती है ना, घर्षण करने लगती है, तो वहाँ से वी आकार की घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ बनती है। इसके अलावा जलप्रपात इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में। जलप्रपात कैसे बनता है, तो देखो इस नक्शे में या इस डायग्राम में देखना, जलप्रपात दिखाया गया है। तो इसमें होता क्या, स्लोप बनते हैं, ठीक है, ऐसे स्लोप बनते हैं जलप्रपात में। तो एक्चुअल में होता है कि जो हार्ड रॉक होती है ना वो तो शेष रह जाती है और कोमल जो चट्टान होती है वो कट जाती है, जिसके कारण फिर पानी ऐसे जलप्रपात पर बहता है। तो जलप्रपात ऐसे बनता है। इसमें यहाँ पे देखना बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को देखना कि यहाँ पे बताया गया कि एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे में विक्टोरिया जलप्रपात है। अब ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क क्या आपका, यहाँ पे आप देखना कि जो एंजिल जलप्रपात है आपका वो कौन सी नदी पर है। एक तो ये ध्यान में रखना है आपको, यहाँ से निकालना कि खुद मैपिंग करनी है। एक तो वर्ल्ड के मैप में दिखाना है कि ये एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है, किस नदी की सहायक नदी पर है, ठीक है। और ये देखना है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है उसकी लोकेशन देखना, और विक्टोरिया का भी आपको लोकेशन देखना है, और कौन सी नदी पर। ये आपका होमवर्क होगा। और कमेंट में आप बताना कि जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो किस नदी पर है, ठीक है। ये आपका होमवर्क आपको करना है। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, तभी सफलता सुनिश्चित होती है, ठीक है। आगे जैसे है विसर्प क्या होता है, तो विसर्प देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है। नदी ऐसे मतलब सर्पिलाकार आकृति में बहती है ना, उसी को बोलते हैं विसर्प। और विसर्प कैसे बनता है, जब नदी पहाड़ से उतरकर मैदानों में आती है ना तो उसकी जो गति होती है ना वो कम होने लगती है, तो विसर्प करने लगती है नदी, ठीक है। नहीं तो स्पीड तेज होती है तो सीधे मार्ग में बहेगी, और जैसे ही स्पीड कम होने लगती है तो विसर्प के रूप ले लेगी। और इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई, जैसे यहाँ पे चाप झील बनती है ना, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे अलग अलग विसर्प जो बन रहे हैं ना, ये नदी से कट जाते हैं बाद में, एक समय बाद में नदी फिर इधर से बहने लगती है, ठीक है। ये कट कर अलग हो जाता है। जो विसर्प होता है ना कट के अलग होता है, वही क्या होता है, चाप झील। इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। गो के खुर के आकार की झील होती है, ठीक है। तटबंध क्या होते हैं, तटबंध होते हैं नदी के मतलब एक तरह से जल विभाजक है, दूसरे क्षेत्रों से उसको बचाते हैं, या ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं नदी के वो होते हैं तटबंध, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है कि तटबंध क्या है, नदी का उठा हुआ तट जो है वो तटबंध है। इसके अलावा डेल्टा क्या होता है, आप जानते हो डेल्टा लास्ट में जब नदी सागर में गिरने लगती है उस समय वहाँ पे जो भी अपरदनकारी था, जो भी मलबा था उसका निक्षेपण कर देती है, जिसके कारण होता है नदी कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, और वहाँ पे डेल्टा का आकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जैसे समुद्री तरंग जो है वो कैसे कार्य करती है, उसके कारण कैसा बनता है। जैसे ये कोई स्थलाकृति है, ठीक है, लगातार ये स्थलाकृति है, लगातार क्या होगा, जो सागरीय तरंग होती है इस पर मतलब आक्रमण करती है, एक तरह से इस पर टकराती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से एक कैनियन बनेगा, एक गड्ढा सा या गुफा सी बनेगी, ठीक है। जब लगातार इस पर कार्य होगा तो ये आर पार हो जाएगी। देखो यहाँ पे तटीय मेहराब दिख रहा होगा ना, ये मेहराब शेष रहती है, और उसके आर पार मतलब तरंगें बहने लगती है। एक समय बाद में आएगा इसकी छत भी गिर जाएगी, ये जो छत दिख रही है ये भी गिर जाएगी, और स्टेक यानी एक पत्थर का स्तंभनुमा खड़ा यहाँ पे स्थलाकृति बन दिखाई देगी, ठीक है। एक इससे बनता है समुद्री भृंगु। भृंगु क्या होता है, जैसे तटीय किनारे पर जो कठोर चट्टान होती है ना, कई बार आपने देखा होगा तटों पर जहाँ पर बीच नहीं है, बीच मतलब बीच समुद्री पुलिन होगा वहाँ पर तो भृंगु दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसे तट भी है जहाँ पे मतलब एक दीवार की तरह एक खड़ा है, जो चट्टानें खड़ी है, और जहाँ से कई बार होता है कि नदियाँ भी आके सागर में गिरती है ऊपर से, तो ये भृंगु है। मतलब भृंगु एक कठोर चट्टानों का एक स्थलाकृति है जो सागरीय क्षेत्रों तटीय किनारों पर दिखाई देती है। और समुद्री पुलिन तो आप जानते हो बीच वगैरह जहाँ पे मिट्टी काफ़ी होती है सागरीय लहरों के द्वारा, या वहाँ पे काफ़ी ऐसे मिट्टी का जमाव होने लगता है, तो वो होता है समुद्री पुलिन। इसके अलावा जैसे हिमनद है, हिमनद के द्वारा तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती है। इससे ग्लेशियर झील का निर्माण होता है। हिमनद हिमोड मतलब काफ़ी अपरदन लेके आती है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी संभावना बनती है कि आजकल ये चर्चा में भी है। होता है क्या, जैसे यहाँ पे लगातार हिमनद आते रहते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे, अपर्दन अपने साथ लेके आएंगे, हिमोड वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े कंकर पत्थर। तो ये क्या करेंगे, हिम जो ग्लेशियर है उसके मार्ग में ऐसा मतलब बाधा उत्पन्न करेंगे, तो जो जल आएगा ना वो इकट्ठा होने लग जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ पे बन गई ग्लेशियर लेक। ठीक है, एक समय पर आएगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो अब ये टूटने की संभावना बन जाएगी। जो ये झील है ना, इसके टूटने की संभावना बनेगी। इसको बोलते हैं GLOF, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर लेक के टूटने के कारण भयंकर फ्लैश जो बाढ़ होती है ना, उसके आने की संभावना बन जाएगी। हाल ही में उत्तराखंड में जो घटना घटी है ना, कि ग्लेशियर के टूटने से अचानक जो बाढ़ आई है, वो उसका एग्जाम्पल है, ग्लोब का एग्जाम्पल है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये इस बार आशा करता हूँ प्री या मेंस में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है इसमें। सिक्किम में आप देखना, बहुत सारी ऐसी हिमालय में ऐसी रिपोर्ट आई है कि 4000 से अधिक ज़्यादा झीलें हैं जो ऐसी घटना को अंजाम दे सकती है। तो इसको ये अच्छा टॉपिक है, इसको और सीरियसली देख लेना। बाकी ये नॉर्मल तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। इसके अलावा पवन के द्वारा भी बहुत सारी यहाँ पे स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे छत्रक सेल बनता है। ठीक है, छत्रक सेल ऐसा होता है, देखो ऊपर से यूं होगा ना, आपने वो देखा होगा एक तरह से, एक मरुस्थल के अंदर ऐसी स्थलाकृति देखी होगी जहाँ पर क्या होता है, जैसे हवाएं चलती रहती, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसका तो अपर्दन हो जाता है, लेकिन ऊपर से इसका कठोर चट्टान के कारण ये अवशेष शेष रहता है, इसलिए छत्रक सेल के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा बालू टीले होते हैं, या टिब्बे बोलते हैं इनको, टिब्बा या टीला। तो ये दिखाई दे रहा होगा इसमें में, इसमें काफ़ी मतलब और इनका जब विस्तार हो जाने लगता है ना काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो उनको बोलते हैं लॉइस। ये आपको हमारे राजस्थान के डेजर्ट में काफ़ी देखने को मिल सकता है, कभी आप घूमने आते हो यहाँ। तो ये एक छोटा सा लेसन था, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मैसेज करना, आगे आने वाले लेसन में मैं उनका निश्चित रूप से जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मतलब अच्छे से पढ़ के एनसीईआरटी को लगभग 6 से 12 एनसीईआरटी का, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरी कराने की जल्द ही कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप जानते हो लेसन बनाने में टाइम लगता है, पीडीएफ फाइल तैयार करनी पड़ती है, फिर लेसन बनाते हैं, अपलोड करते हैं। खुद भी मैं स्वयं भी इनके साथ साथ पढ़ रहा हूँ, जैसे मुझे भी आईज का अटेम्प्ट लेना है, तो सीरियसली इनको पढ़कर खुद भी देना है। तो आशा करता हूँ ये सब आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।